McAfee world. Coordinate bond. It is a special type of covalent bond in which both shared electrons. तो हमारा थर्ड टाइप का बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच both shared electrons are contributed by one atom only and counted in both. ठीक है, तो such a bond is called such a bond is also called dative bond. इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको हम लोग डोनर एक्सेप्टर बॉन्डिंग भी बोलते हैं. तो a coordinate or dative bond is established between two such atoms. A coordinate or dative bond is established between two such atoms, one of which has complete octet. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना कहां पर है. One of which has complete octet and possesses a pair of valence electron, while the other is short of pair electron. While the other is short of pair electron. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर एटम. जो डोनेट कर रहा है उसको हम डोनर बोलते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं. ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कहां पे? उन दो एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसमें से एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होता है और दूसरे को अभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो ऐसे केस में एटम शेयरिंग करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज करता है. ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टर एटम. ठीक है, द एटम विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर, while the atom which accept is called acceptor. ठीक है भाई, चलिए तो अब एक एग्जांपल से इसको और अच्छे समझते हैं. देखिए, हमने यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में लिया है ओजोन का मॉलिक्यूल. हमें पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4. इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ओजोन का आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ओ और इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर आप यहां पर स्टेब्लिश कर दीजिए लाइक दैट. ये मैंने हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर शो कर दिए. चलिए अब एक एक एटम को देखते हैं. अभी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 है और इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इसको 2 की जरूरत है और इसको भी 2 की नीड है. तो ये दोनों क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे. नाउ अब अगर आप देखेंगे इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो चुका है. ठीक है, अब इन दोनों एटम के पास आते हैं. तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन दूसरे एटम का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है. उसको अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसको अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. तो वो इस सिचुएशन पे जहां पर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है और दूसरे एटम को अभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. तो ये अपने दो लोन पेयर जो यहाँ थे उनको यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, और जो कोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों में ही काउंट किए जाएंगे, जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, तो अभी इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसके ऑक्टेट का भी एक्सपेंशन नहीं हुआ. तो आपने नोटिस किया कि कैसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करने का एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पर इसको चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. लाइक जैसे मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो बनाया था, एरो की जगह पे हम ऐसे सिंगल बॉन्ड बना दें और जिधर एरो का हेड था उधर हम -1 चार्ज और जिधर एरो का टेल था उधर हम +1 चार्ज लगा देते हैं. इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फॉर्मल चार्जेस. इनको बोला जाता है फॉर्मल चार्जेस. तो आपसे फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन वगैरह करवाया जाता है. ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन का बिल्कुल सिंपल सा एनसीईआरटी में आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, आप बस उस फॉर्मूले का यूज करेंगे. ये है फॉर्मूला ऑफ calculation for formal charges. The formal charges of an atom in Lewis structure equals to
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, या इनको हम लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, ओजोन का मॉलिक्यूल। मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं सो दैट हम इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। 1 2 3, ठीक है, हमने इनकी नंबरिंग कर दी है। तो अब हम जैसे वन का अगर हम फाइंड करना चाहें, वन का अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, फॉर ऑक्सीजन मार्क्ड एज अ 1, फॉर ऑक्सीजन मार्क्ड एज 1। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला, पहला टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, तो ऑक्सीजन के फ्री एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद उसके पास देखिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जरा 1 है, उसके पास देखिए कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 लोन पेयर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, हमें पेयर नहीं लिखने हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कितने हैं भाई हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2। 1/2 के अंदर हम लोग क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, क्लियर। तो आप जरा इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए कितना आया है हमारा इस वक्त, ये आएगा हमारे पास 0। यानी ऑक्सीजन पे जिसको हमने 1 मार्क किया है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है। अब जरा 2 को देखते हैं भाई, 2 को भी ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो 2 वाले केस में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर ऑक्सीजन मार्क्ड, फॉर ऑक्सीजन मार्क्ड एज 2। तो ऑक्सीजन मार्क्ड एज अ 2 में सबसे पहले उसके पास फ्री एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है। फिर उसका टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, आपको ये देखना है वहां पर, ठीक है। तो उसके पास देखिए टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, एक, दो, ये वाला यूज हो चुका है, ये भी यूज हो गया, सिर्फ यही दोनों नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2, फिर माइनस -1/2, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसके टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखे, तो उसने यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास कैसे हैं, यहाँ पर शेयर्ड फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पर इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा 3 और 2, ये आएगा +1। यानी जो जिसको हमने 2 मार्क किया है उसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, +1 है, ठीक है। ऐसे ही हमने तीसरा यहाँ निकाल दिया, फॉर ऑक्सीजन मार्क्ड एज 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, मार्क्ड एज 3। तो इसके लिए अगेन हमने वही फॉर्मूला फिर से यूज किया, फ्री एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस, अब उसके पास देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो फ्रीली प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फ्रीली प्रेजेंट थे, -1/2। और कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास बॉन्डिंग के फॉर्म में है, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने कोऑर्डिनेट किए वही इसके पास बॉन्डिंग के फॉर्म में है, तो उसको हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये आएगा -1, ठीक है। तो आपने देखा पूरे स्ट्रक्चर में आप हर एक एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऑल्दो हमने जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, देखिए
हमने यही मिडिल वाले को ही +1 दिया था और टर्मिनल वाले को -1 दिया था। तो हम ऐसे लिखते हैं, चाहे उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालेंगे, हमेशा हमको फॉर्मल चार्ज वही मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और नहीं भी पता है तो आप इस तरह से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बता सकते हैं ऑन ईच एटम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उसके बाद ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको कंप्लीट कर लिया जाए। तो अब इन सबको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस पहले आपको बता दी जाए। तो इसकी लिमिटेशन शुरू करते हैं। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में है, द ऑक्टेट रूल दो यूजफुल इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट अप्लाइज मेनली टू द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। इट अप्लाइज मेनली टू द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। बच्चों इस चीज को आप हाईलाइट करके अपने पास रखिए, ये आपको याद रहना चाहिए कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है उसके ऊपर ही ये सबसे परफेक्टली अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा और भी चीजें देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। क्या है वो एक्सेप्शन? सबसे पहला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट बॉन्डिंग करने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है LiCl, BeH2, BCl3। जैसे आप यहाँ BCl3 को देखिए, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद उसके पास देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट रह गए, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया आफ्टर बॉन्डिंग। क्योंकि बॉन्डिंग हम लोग क्यों करते थे? ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो पाया आफ्टर बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ये एक एक्सेप्शन होता है ऑक्टेट रूल का। फिर दूसरा है हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम। अब बेस्ट एग्जांपल जैसे NO2 देखिए आप, NO2 में यहाँ पर नाइट्रोजन ने इसको कोऑर्डिनेट किया है, और इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, अगर आप काउंट करो यहाँ पर टोटल, तो इसके पास 4 2 6 और एक 1 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ये कैसा है? इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बट ऊपर से इसको हमने क्यों अलग रखा है? क्योंकि ऊपर वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी थी वो पेयर्स में थी। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी कैसी है? इन दी फॉर्म ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली डेफिशिएंसी को फिल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से अगर हम बोरो कर लें तो उस डेफिशिएंसी को आप फिल कर सकते थे, लेकिन इनको फिल नहीं किया सकता। ठीक है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी एक एक्सेप्शन है आपका ऑक्टेट रूल का। थर्ड एक्सेप्शन है द एक्सपेंडेड ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट कंपाउंड। तो एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनके पास क्या होता है? एक्स्ट्रा वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। They have, apart from 3s and 3p orbital, they have 3d orbital also available for bonding. In a number of compound of these elements, there are more than 8 valence electron around the central atom. This is termed as a expanded octet. Obviously, the octet rule does not apply in such cases. So some of the example of such compounds are PF5, SF6, H2SO4। इन सब में सेंटर एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब ऑक्टेट रूल का क्या है? वायलेशन है, यानी ये भी उसका एक एक्सेप्शन हो जाएगा। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जैसे देखो PF5 में बताया कि 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन है, और H2SO4 के सल्फर के पास भी 12 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके पास किस चीज के लिए, कि इन सब के पास इनके ऑक्टेट में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब क्या, ये 3 पॉइंट जो हमने देखे ये सब थे ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस। इसके बाद कुछ अदर ड्रॉबैक्स भी हैं ऑक्टेट थ्योरी के, उनको भी देख लेते हैं। इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ noble gases. However, some noble gases, for example, xenon and krypton, also combine with oxygen and fluorine to form a number of compound like XeF2, KrF2, XeOF2. देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि एटम के लिए स्टेबिलिटी का मतलब है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेना। यानी अगर वो एटम स्टेबल हो चुका है या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है वो। तो यहाँ पर देखिए उसी पॉइंट का एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक इनर्ट गैस जिसको हम बेस मान रहे थे स्टेबिलिटी का, वही कंपाउंड बना रहा है और वो कंपाउंड बना रहा है और अपने ऑक्टेट को क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये ऑक्टेट थ्योरी का क्या है, वायलेशन है और एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम लोग इसको। So this theory does not account for the shape of molecule and it does not explain the relative stability of molecule being totally silent about the energy of a molecule. Being totally silent about the energy of the molecule. ठीक है भाई। तो ये सारे क्या थे, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस देख ली। अब आते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, characteristics of कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। तो इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल स्टेट कैसी रहती है, लिक्विड होती है, लिक्विड, ठीक है, और सॉफ्ट, सॉलिड एंड गैसियस। ठीक है। तो इन जनरल जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी रहती है, लिक्विड, सॉफ्ट, सॉलिड और गैसियस, क्योंकि ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इनका ब्रिटल नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी है इनका ब्रिटल नेचर। तो ब्रिटल नेचर, इनके अंदर ब्रिटल नेचर नहीं होता, दे कैन नॉट शो ब्रिटल नेचर। ठीक है, दे डज नॉट शो ब्रिटल नेचर, सिंपल। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम लोग एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं रिलेटिव टू आयनिक बॉन्ड लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी से ही इसको रिलेट करके देखिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जैसा कि आप जानते हो कि इन जनरल दे आर नॉन पोलर। इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। तो जनरली दे आर generally they does not show generally they do not show इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिंपल सी चीज है। हाँ, इसके बाद आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। ये इसका इंपॉर्टेंट है। तो आयनिक बॉन्ड क्या था, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, और ये कैसा होता है भाई, डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि आप यहाँ पर बॉन्ड को बॉन्ड लाइन से शो करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, तो ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी पोलर नेचर। पोलर नेचर।
तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये डुअल बिहेवियर शो कर सकते हैं। मतलब डुअल से मेरा मतलब ये कुछ सम कंपाउंड्स आर पोलर एंड सम कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। ठीक है, तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड हैज टू टाइप्स, कोवेलेंट बॉन्ड हैज टू टाइप्स। फर्स्ट होता है पोलर नेचर, पोलर, और पोलर कब होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर, अमोनिया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पोलर मॉलिक्यूल है और सब कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं। अच्छा, वहीं पर ये नॉन पोलर भी होते हैं। तो कब नॉन पोलर होते हैं? व्हेन बॉन्ड फॉर्म, when bond form between two same electronegative element, for example H2, F2, N2 etc। ये सब क्या हो गए, ये सब एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये सब क्या है, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।